बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरबत वलीम। हमारे साथ स्टूडियोज में सीनियर सहाफ़ी ख़ावर घुमन साहब मौजूद हैं, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि रऊफ क्लासा साहब आज भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेंगे। अगर आज की सूरत हाल की हम बात करते हैं तो पनामा लीक्स के बायस देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक नई सियासी महाजराई का आगाज हो चुका है। नून लीग मुश्किलात का शिकार है, जबकि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दोनों जमातें एक ही पेज पर आ चुकी हैं। दुनिया भर में तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अगर अपने मुल्क पाकिस्तान की हम बात करें तो अभी तक तहकीकात करने वाला नैब का इदारा इसी बात पर गौर कर रहा है कि आया कार्रवाई की जाए या फिर नहीं। और आज हमने देखा कि वजीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कौम से खिताब भी किया गया। आमिर मतीन साहब, अगर इस तमाम तर सूरत हाल को हम सामने रखते हैं तो यकीनन नून लीग इस वक्त जिन मुश्किलात का शिकार है, लोगों का एतमाद हासिल करना बेहद ज़रूरी है। अगर आज की तकरीर उनके सामने रखते हैं, आप समझते हैं कि वो तकरीर इतनी तसल्ली बख्श थी कि लोगों का एतमाद हासिल कर सके? मैं समझता हूँ उनकी जो आज प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी, उनकी काफ़ी सारी पुरानी तकरीरों से कभी ये तसल्ली नहीं हुई कि लोग आराम की नींद से सो जाएं। ये एक कुछ ना कुछ लोगों को गिले शिकवे ही रहते हैं कि उनको मेरे ख्याल अपने स्पीच राइटिंग के ऊपर जो है ना गौर करना चाहिए। कोई इतना खौफनाक या इतना इस तरह का मटेरियल नहीं था लिखा हुआ कि जिससे कि ये सारा क्राइसिस कुछ आसान होता। उसकी मतन पे हम बाद में आते हैं, मगर उनका जो इख्तितामिया था कि उन्होंने जो आज एक अदालती कमीशन का ऐलान किया और ये भी बताया कि एक रिटायर्ड जो सरबरा जज उसके होंगे, तो मैं समझता हूँ उनके पास कोई चारा नहीं रह गया था जितना ये क्राइसिस बन गया है। और मैं समझता हूँ कि इनकी 30-35 साल सियासत के अंदर इसको लाइटली नहीं ले सकता। ये सबसे बड़ा क्राइसिस है जो कि डिफाइन करेगा इनकी आइंदा की पॉलिटिक्स को। ये छोटा नहीं है और इनकी मजबूरी थी। इनकी सिर्फ मजबूरी नहीं थी, दुनिया भर में जब 7-8 इसके अंदर वज़ीर आज़म और सदूर आ गए, इसमें कैमरॉन आ गए, इसमें पुतिन आ गए, आइसलैंड के सदर ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुके हैं, तो ये इनको ये करना ही था। मगर मैं समझता हूँ कि अभी क्राइसिस इज़ नॉट ओवर, इट्स जस्ट स्टार्टेड। इनके जो ये तजवीज़ है ये आइडली मैं समझता हूँ कि ये या पार्लियामान के थ्रू अप्रूव होती या आइडली अदालतों के ज़रिए अगर कि सुप्रीम कोर्ट को ये दे दिया जाता कि वो खुद अपना कमीशन बनाते तो ये मसले का हल हो जाना था कम से कम अगली स्टेज का। या फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस लेते वो इस बात का करते, क्योंकि जो भी ये करेंगे अब ऑलरेडी जो हमें सुनने में पीटीआई के बयानात आ रहे थे और पीपल्स पार्टी के, उनके शकूक व शुबहात का उन्होंने पहले इजहार करना शुरू कर दिया। सो ये अभी जब ये नाम आएगा, पता नहीं कौन सा नाम आएगा, उसके बाद इसके कमीशन के अफराद कौन होंगे, फिर इसके सबसे इंपॉर्टेंट है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा, कि उनके पास क्या इख्तियारात होंगे, वो कैसे करेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही टेक्निकल वो है और ये हर आम तफ्तीशी के बस की बात नहीं है। जिस तरह आज़ाद साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। ये बड़ा ही चार्टर्ड अकाउंटेंटों का काम है कि इसको ये मनी ट्रेल को तलाश करना कि यहाँ से कहाँ गई, वहाँ से कहाँ गई, और इसके अंदर बेताशा जो सवाल आते हैं, ये आम जो हमारी FIA की या SHO की बस की बात नहीं तफ्तीश का, इसके लिए ऑडिट। सो वो जो कमीशन हो उसके बाद वो तफ्तीशी इख्तियारात हों तो ये सारी उसकी हैयत और खतूत सामने आ जाएंगे, तो फिर उसके ओपिनियन देंगे। मगर ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, ये आसान नहीं होगा। सेकेंडली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में क्योंकि इस तरह के जो कमीशन है उसका कोई इतना अच्छा माजी नहीं रहा हुआ। अभी ये थोड़ी देर पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले ख़ावर घुमन साहब जिनको आपने वैसे बाय द वे सीनियर सहाफ़ी का, हमारे सफ़ेद बालों का आपने ख्याल नहीं किया, तो वो हम गिनवा रहे थे आपके सामने कि कौन कौन से ऐसे कमीशन बने। तो एबटाबाद का कमीशन और लोन साहब का कमीशन और ये जस्टिस क्यूम साहब का कमीशन जो है जिनका खुद नाम इसके अंदर आया है, वो सारे कमीशन हमने सामने हैं कि उनकी रिपोर्टें भी आएँ, मगर उनसे वो जो गुत्थियाँ थी वो सुलझी नहीं। आज तक पाकिस्तान में मुझे नहीं याद पड़ता कि एक आधे कमीशन का ऐसा रिजल्ट आया हो कि हम कहें कि इसका मसला हल हो जाएगा। सो अभी ये सारे स्टेप्स आते हैं। लास्टली उनके मैं मतन की बात करूं कि जो मतन में उन्होंने बात की, ये मैं समझता हूँ क्योंकि मुझे भी 20-30 साल से ज़्यादा हो गया है इनको मियाँ फैमिली की पॉलिटिक्स और मेरा जर्नलिस्ट का करियर जो है साथ स्टार्ट हुए हुए हैं, तो ये इनको ख़ानदान का ये पुराना इनकी एक ये डॉक्ट्रिन है, इत्तेफाक डॉक्ट्रिन आप कह लें, कि ये वाकई समझते हैं कि जनाब ये इनके साथ ज़्यादती हुई, ये दोबारा उठ खड़े हुए, वो हुए।
तो उसी पैराए से भी ये बाहर नहीं निकले हैं। मगर ये सवाल ये इनका मियाँ साहब का, ये प्राइम मिनिस्टर का कह देना कि सऊदी अरेबिया में जो है मेरे बेटे इंडिपेंडेंट है और किसी ने लोन दे दिया और शुरू कर दिया, सऊदी बैंकों की बड़े और भी सवाल है। मगर इससे रिलेटेड सर मैं ये कह दूं कि लोग ये पूछना चाहेंगे कि जनाब वो लोन किसने दिया, अगर दिया तो उसका कोलैटरल क्या था, और बगैर कोलैटरल के किसी ने दिया तो क्यों दिया, और इन रिटर्न हमें क्या देना पड़ रहा है, ये जाती तौर पे उनको देना पड़ रहा है या हमें एज अ कौम कुछ सऊदी अरेबिया का देना पड़ रहा है। तो ये सारे सवालात हैं, इनके जवाब मैं इसलिए नहीं देना चाहूंगा क्योंकि अब कमीशन बन गया है, ये वहां आएंगे। बिल्कुल, ये कमीशन की बात तो आपने कर दिया कावर घुमन साहब, जिस तरह से आमिर मतीन साहब ने भी बात की और प्रोग्राम से काबिल भी आपने अदालती कमीशन के मुतालिक बात की। इस मुल्क में बेतहाशा कमीशन बने, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारी अभी पानामा लीक्स हैं, लेकिन इससे पहले विकी लीक्स आई और मुतादिद लीक्स इस वक्त सामने आई थी, जिनके बाद वो सारी सूरत हाल आए गए की तरीके से रह गई। आप समझते हैं कि जिस मुल्क का सरबरा मौजूद है, अभी इख्तिदार पर है, अदालती कमीशन बना दिया गया, क्या वो अदालती कमीशन बगैर किसी दबाव के काम कर सकेगा या बात सिर्फ कमीशन बनने तक महदूद रहेगी? यहाँ तक कमीशन बनाने का मेरे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पर उन्होंने एक अच्छी वाइज मूव टाइमली की है। 2 दिन पहले इतना ज़्यादा ह्यू एंड क्राई और पार्टीज़ की तरफ से ये डिमांड आ रही थी कि कमीशन बनाया जाए, किसी न किसी फोरम पे या किसी लेवल पे इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, कमीशन, यस, कमीशन की हमारे यहाँ तो अभी तक जो रवायत है वो उसमें किसी किस्म का कोई अच्छी रवायत नहीं है। सबसे बड़ी मिसाल लाहौर के अंदर माल्टन कमीशन की रिपोर्ट आई। ये चीज़ ध्यान में रखें कि कमीशन, जब गवर्नमेंट कोई कमीशन बनाती है तो उसकी रिपोर्ट की जो प्रॉपर्टी है वो जो गवर्नमेंट ऑफ द डे की होती है, उसका वो दिल चाहे उसको पब्लिक करे, दिल चाहे ना करे, उसकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करे ना करे, ये गवर्नमेंट ऑफ द डे का ये राइट होता है, प्रेरोगेटिव होता है। और आई डोंट सी कि इसके कोई अगर ये कमीशन मान ले कि ठीक तरह से काम करेगा कि ऑनरेबल रीजनेबल जज इसको हेड करते हैं और वो बड़े ऑनेस्टली इसको काम करते हैं, जैसा आमिर साहब ने बताया कि ये इतना एक कॉन्वोलेटेड किस्म का इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज का वो मेरे ख्याल में बस की बात नहीं है। उसको फैसिलिटेट करने के लिए एक अच्छी बहुत बड़ी टीम चाहिए होगी। ये सारा मनी मैटर्स बहुत सीरियस होते हैं। सेकेंडली जो मैं एक इशू की तरफ हाईलाइट वो ज़रूर करना चाहूँगा, देखिए इस सारे जो सिनारियो बिल्ड हो रहा है ना, इसमें पीटीआई तो शुरू दिन से ये शोर मचाती आ रही है, उन्होंने पॉलिटिक्स की, प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन की नई बुनियाद मिल गई। लेकिन सबसे बड़ा जो क्रूशल रोल इस सारे हमारे आना चंद हफ्तों में, महीनों में जो रोल प्ले करने जा रही है वो करने जा रही है पीपल्स पार्टी। और एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा, इसमें रहमान मलिक का नाम और चांद एक और जो पीपल्स पार्टी के इवन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम, चांद एक एग्जैक्टली वो नाम है। तो जब तक इस डिमॉन्स्ट्रेशन, इस प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में जो एक जिसे कह रहे हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स जो बिल्ड करना है इस गवर्नमेंट के ऊपर, उसमें होल हार्टेडली फॉर्मर प्रेसिडेंट जरदारी की पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं होगी, गवर्नमेंट रियल प्रेशर में नहीं जाएगी। दूसरी बात, जहाँ तक यस एक देखें, चूँकि एक बहुत बड़ा इशू है इंटरनेशनल लेवल पे इस हाईलाइट हुआ है, इसमें आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने आज कुछ डिसीजन भी लिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एग्जैक्टली, हर मुल्क के अंदर जो है अपोजिशन पार्टीज वो बहुत ज़्यादा उस पर क्रिटिसिज्म आ रहा है, और जो गवर्नमेंट्स हैं या जिनके ऊपर भी वो फिंगर्स पॉइंट हुई हैं वो दे आर रियल ट्रबल स्पॉट। सही, हमारे यहाँ मसला असल में यह है कि हमारे जो पेस ऑफ डेवलपमेंट्स है, इतनी सीरियस डेवलपमेंट्स की कि देखें एक दिन लाहौर के अंदर क्राइसिस होता है, नेक्स्ट डे कोई और चीज़ हो जाती है। मैं कल उमर चीमा जो हमारे पाकिस्तान की तरफ से उस सारी टीम का हिस्सा थे, वो ये कह रहे थे कि ये इट विल बी अ फ्लैश इन द पैन, ये आएगा चंद दिनों बाद कोई नया इशू आएगा और चला जाएगा। इन्वेस्टिगेशन, देखें सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस के लिए यू नीड रियली एम्पावर्ड इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एंटिटीज। हमारे यहाँ नैब, FIA सबको पता है क्या होगा, और ये बहुत ही अच्छी मूव, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये टाइम बाइंग मूव है। इस तरह के कमीशंस दे टेक टाइम। इसमें तो डेफिनेटली वो कि आप अगर उनसे पूछेंगे सवालात मीडिया में, आप यहाँ पे बैठ के हम अखबारात में सवालात उठाएंगे कि कमीशन का क्या बना, वो यही कहेंगे उस जगह लेटर लिखा है, फलानी कंपनी को लेटर लिखा है, फलानी कंपनी को लेटर लिखा है, उनके जवाबात का भी इंतजार करें। और सबसे बड़ी बात, किसको नहीं पता $60 मिलियन जो पीपल्स पार्टी के ज़माने में गए, किसको नहीं पता पार्क लेन पे प्रॉपर्टीज, ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, ठीक है। और ये सारे पैसा कहाँ कैसे गया, कैसे पैसा, सिंपल सी बात है, बता दें ये पैसा आपने कौन से चैनल से ट्रांसफर किया, सिंपल सी बात, आप बता दें आप लोगों को। आज प्राइम मिनिस्टर साहब अपने
आप डेली बेसिस पे अपने प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंट ब्रॉडशीट्स दिखा रहे होते हैं जी, ये फ्लाम बैंक के कोई भी हमने जो हमारे पास प्रूफ्स होते हैं उसमें बता देते कि ये पैसा हमने इस तरह ट्रांसफर किया, इतना पैसा था, ये हुआ, ये हमारी कंपनी का दैट्स इट। तो ये है ना कि इतनी बड़ी तादाद में अगर रकम आई है तो कहां से आई है, कहां गई है, किन कामों पर खर्च की गई है। और आज वजीर आजम ने अपनी स्पीच में बाकायदा तौर पर अदालती कमीशन बनाने का ऐलान भी कर दिया है। रऊफ क्लासा साहब, आपने भी यकीनन वजीर आजम पाकिस्तान की स्पीच सुनी होगी। एक अदालती कमीशन बनाने की बात तो कर दी गई है और यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज होंगे जिनकी सरबराही में यह कमीशन काम करेगा। आपने बेतहाशा प्रोग्राम किए, गहरी नजर आप रखते हैं कि हमेशा नून लीग जब आड़े आती है तो फिर अपना मनपसंद आदमी लेकर आती है। आप समझते हैं कि किसी ऐसे शख्स का नाम मंजर आम पर आएगा जिसके बाद मजीद इन्हें हदफ तनकीद बनाया जाएगा? सरवत, इसमें मेरा ख्याल है 2-4 ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसा आपको जज लाना चाहिए जिसकी इंटेग्रिटी पे किसी को शक ना हो। इवन मेरे जैसे वो लोग जो हैं, आमिर मतीन हूँ, खावर जैसे लोग जिनकी आदत होती, जर्नलिस्ट की आदत होती है पुलिस वाले की तरह कि हर बात पे शक करना होता है, तो हम लोग तो शक करेंगे जो भी आएगा, क्योंकि हमारा काम जो है वो शक से शुरू होता है, इसका सहाफी हो या पुलिस वाला हो। तो हमारे जैसे लोगों का शक दूर करने के लिए हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है ताकि कल को कोई उनके आके थोड़ी सी उंगली ना उठा सके। जज वो उनको एक बेहतर लाना चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन मैं जो तजवीज करूंगा, जो बात अभी ये खबर भी कह रहे थे, सिर्फ एक जज का काम नहीं है ये कि आप उनको बिठा देंगे जी उसके सामने कोई पेश हो जाएगा। आपको एक प्रॉपर उसके लिए टीम चाहिए, मेंबर चाहिए। जैसे एबटाबाद कमीशन हुआ था, हमने एबटाबाद कमीशन को देखा है कि उसके साथ पूरी टीम थी, 3-4 लोग उन्होंने मेंबर के तौर पर लिए थे, 2 मेंबर थे, 1 चेयरमैन थे। तो मेरा ये ख्याल है अगर वो चाहते हैं कि हमारे जैसे लोगों का शक जो है वो दूर हो जाए और वजीर आज़म साहब के हक में या खिलाफ उनके फाइंडिंग हैं तो लोग उन पर एतबार करें। 2 लोगों का नाम या मैं तजवीज़ कर सकता हूँ कम से कम, जो मेरा ख्याल है अगर उस कमीशन का हिस्सा हूँ तो शायद पूरे पाकिस्तान के लोग हूँ, सहाफ़ी हूँ या दीगर जितना भी तबके हैं वो उनकी फाइंडिंग पे आके ट्रस्ट करेंगे। एक मैं तारिक खोसा का कहूँगा, वो DGFIA रहे हैं। तारिक खोसा का बहुत बड़ा नाम है, क्रेडिबल आदमी है, बड़े बड़े केसेस की इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की हुई है। एक उनको होना चाहिए, इसका मेंबर होना चाहिए। साथ में आपको शोएब सडल को लेना चाहिए। इन 2 लोगों को अगर आप 7 मेंबर के तौर पर आप उनको लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ, तो मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इससे बहुत बड़ा उनका भी भला हो सकता है, नवाज शरीफ साहब का या उनकी फैमिली का। अगर वो ये महसूस करते हैं जो उन पर इल्जामात गलत हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किए, लीगल मनी है, तो आपको ऐसा एक यहाँ पे जुडिशियल कमीशन की जरूरत है जो एक क्रेडिबल हो, जिसपे और साथ में वो जज ठीक है, एक माजरत के साथ रिटायर्ड जज की आदत नहीं होती वो इन्वेस्टिगेशन करे, वो बैठ के उन फ्री कैन के उनके उन बयानात सुन सकता है, वो हेयरिंग कर सकता है, एक साइड ऑफ स्टोरी, दूसरी साइड ऑफ स्टोरी। ये कमीशन जो है इसने प्रोब करना है। प्रोब के लिए आपको इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए, आपको वो लोग चाहिए जिनकी यहाँ पे उनकी एक्सपर्टीज हो। और मुझे जो लगता है उसमें, जहां तक मेरी राय है, कि शोएब सटल और ये तारिक खोसा दोनों का मैसिव एक्सपीरियंस है। एक इन्होंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी की हुई है, तारिक खोसा साहब। बिल्कुल क्लासा साहब, जो पॉइंट आपने रेज किया है कि बजाय आपने बात की कि हुकूमत की जिम्मेदारी है एक बेहतर जज को सामने लाया जाए, और इसके साथ साथ ये सिर्फ एक जज का काम नहीं बल्कि ये एक पूरी टीम बननी चाहिए। 2 मेंबरान के आपने नाम भी सजेस्ट किए जिनमें तारिक खोसा और शोएब सटल का नाम भी आपने तजवीज़ दी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर आज़म की स्पीच में आज हमने बहुत सारे ऐसे मामलात भी देखे शायद जिन्हें ज़ेर गौर रखना चाहिएगा। लास्ट उनकी जो स्पीच थी उसमें भी बहुत सारे सवालात उठाए गए थे। आमिर मतीन साहब, स्पीच के आगाज़ पर ही हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने ये बात की कि कुछ मुखालिफिन मकासद हासिल करने के लिए इस किस्म की साजिशें कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि दस्तावेज़ात के साथ ये साजिश हो रही है? मैंने प्राइम मिनिस्टर का ये सुना, मैं उनके ऑफिस का बड़ा एहतराम करता हूँ, मगर मेरा ख्याल है कि वो इसको इतना फॉलो नहीं कर रहे हैं कि ये कितना बड़ा ग्लोबल एक जो है ना इशू बन चुका हुआ है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के मतलब, पाकिस्तान जो है इसके अंदर एक छोटी सी इकाई है। ये पूरे दुनिया की, जिस तरह हम बात कर चुके हैं कि बेताशा मुल्कों में और 7-8 जो है इसके अंदर वज़ीर आज़म और सदर जो है इसके अंदर फंस रहे हैं। तो ये वो कह रहे थे दूसरा प्राइम मिनिस्टर कि जो लोग साजिश कर रहे हैं वो अदालत के सामने आके प्रूव करे। ये हमने प्रूव नहीं करना। ये एक बहुत बड़ा इदारा है, उसने इस चीज़ पे तो बहस की जा सकती है कि जनाब वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी इम्प्लीकेशन क्या है, उससे क्या प्रूव होता है क्या नहीं होता, पर उन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि
जब ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ से लीक हो के उस अदारे से वो दी गई इंटरनेशनल जो कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिस्ट है उसके अंदर तकरीबन 300 बड़े इदारे और दुनिया के बड़े तरीन सहाफ़ियों को उन्होंने इन्वॉल्व किया जिन्होंने इसके ऊपर ऑथेंटिसिटी और इसके जेन्युइन होने की मोहर लगाई हुई है। सो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये असली हैं। ऑलरेडी मैं समझता हूँ इसकी वजह से नवाज शरीफ साहब की फैमिली ने इसमें कई गलतियां कर ली हैं। फॉर एग्जांपल मरियम बीबी नाराज हो रही हैं, ट्वीट्स कल परसों तरसों से की जा रही हैं और उन्होंने ये कहा कि मैं सिर्फ एक, और ये हुसैन नवाज साहब ने भी कहा कि वो सिर्फ एक कंपनी के अंदर जो है वो भी एज ए ट्रस्टी हैं। कल फिर भी डॉक्यूमेंट दिखा दिए। तो ये हमने नहीं दिखाए। हाँ, ये जो है पनामा लीक्स के अंदर उन्होंने ये डॉक्यूमेंटेड, ये उन्होंने लिखा हुआ है कि मिनिमम जो है वो 2 कंपनियों के अंदर उनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं। दूसरा, नॉट एज ए ट्रस्टी बल्कि वो तमाम ट्रांजैक्शंस करने का इख्तियार रखती थी। तीसरा जो था, हुसैन नवाज साहब की और मरियम बीबी की डेट्स के अंदर बहुत फ़र्क है इसके अंदर क्लियरली। ये हमारी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ये दुनिया के बहुत बड़े मुख्तदर इदारों ने इस पर मोहर लगाई हुई है। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो पहली प्रॉपर्टीज़ खरीदी वो 93 और 94 में खरीदी और उस वक्त मरियम बीबी शायद बहुत छोटी थी, मगर उनका नाम इस्तेमाल हुआ, उनसे साइन करवाया गया, वो प्रॉपर्टीज़ इनके नाम पे हुई। तो ऑलरेडी बेताशा इनकी कॉन्ट्रडिक्शंस आना शुरू हो गई हैं। तो मेरा ख्याल ये इनको ये समझना चाहिए कि ये बड़ा ही सीरियस जो मैं कह रहा हूँ ये मामला है। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये इतना बड़ा मामला है कि आइंदा आने वाला 2018 में भी इलेक्शन हो, इसका फॉल आउट जो है उसका फैसला करेगा। लास्टली मैं ये कह दूं कि ये शायद इनका जरूरत करूं। जी बिल्कुल साहब। आमिर साहब, आप कह रहे हैं बड़ा सीरियस मामला है, आप किस मुल्क में बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं? मुझे बात दफा आपकी मासूमियत पे जो है ये थोड़ी सी माजरत कर हंसी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यहाँ पे आपको याद असगर खान साहब वाला और ISI का केस किया था, उसमें बकायदा वहां पे आके उसने बताया यूनुस हबीब ने कि मैंने फलां लोगों को पैसे दिए, जनरल असलम बेग के कहने पे, जनरल दुरानी के कहने पे, नवाज शरीफ साहब का भी नाम था। क्या कर लिया आप लोगों ने या अदालतों ने? और बकायदा प्रूव हुई है चीजें वहां पे। उस वक्त ही कमिशन बनाया गया था FIA का, आपको याद होगा। गालिब नाम साहब के थे। साहब मैं आपको बताऊं इसमें थोड़ा सा एक मिनट खबर मैं ये आपको सिंपल इसमें ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये उन्होंने डेफर करने के लिए किए हैं, वक्ती तौर पर दबाव आया है, लोग कह रहे थे वजीर आजम को इस्तीफा देना चाहिए, और पर्टिकुलरली जो वहां पे आइसलैंड के वहां मुजाहरे हुए हैं, पार्लियामेंट उनकी तहलील होने वाली है, वजीर आजम इस्तीफा दे रहे हैं, उसके बाद इन पे दबाव आया। और जो इनके अपने लोग हैं जो अब ये टीवी पे आने को तैयार नहीं थे 3-4 दिन के लिए, ये बेसिकली उनको रिलीफ देने के लिए कि वो टीवी पे आ सकें, ये कह सकें देखें कमीशन बन गया है, अब हमने अपने खिलाफ एक कमीशन बना लिया है, आप उसकी फंडिंग का इंतजार करें। अदरवाइज ये हम सबको पता है कि माजी के कमीशन, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में बकायदा वहां पे यूनुस हबीब ने, मैं वहां पे मौजूद था सुप्रीम कोर्ट में, आप उनकी आप जजमेंट उठा के देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के नाम है, बाकी लोगों का नाम है, और वो इस मुल्क के वजीर आजम है। तो इससे कोई, मैं नहीं समझता कि जुडिशल कमीशन बन जाने से इससे कोई बहुत बड़ी चेंजेस आ जाएंगी। अगर ये फंडिंग दे भी देगा तो कोई पाकिस्तान के लोग जो है यहाँ उठ खड़े होंगे। ये मैं समझता हूँ अखलाकी तौर पर पाकिस्तान के किसी भी वजीर आजम के लिए हमारे अखलाकियात क्योंकि ज्यादा मैटर नहीं करती, इंपॉर्टेंस नहीं है इन चीजों की। अदरवाइज ये बहुत बड़ा वाकया है कि वजीर आजम पाकिस्तान खुद वो चेयर में बैठे हुए हैं, उनके फैमिली रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, एक बहुत बड़े इल्जामात लगे हैं, वो अपने ही खिलाफ जो है एक जुडिशल कमीशन बना रहे हैं। ये दुनिया के किसी सिविलाइज्ड मुल्क में तो ये हो ही नहीं सकता था। वजीर आजम को वहां इस्तीफा देना पड़ता, छोड़ना पड़ता, उसके बाद कमीशन के आगे जाते, वो अपनी बेकसूर साबित करते, फिर दोबारा आके बैठते। तो इस तरह के मेरा ख्याल फसाड जो है माजी में भी हमने देखे हैं। एक नया बन गया कमीशन, वक्ती तौर पर 2-4 दिन बहस हो कि आप हम सारे टॉक शोज करेंगे, उसके बाद स्टीम आउट हो जाएगा, कोई और इशू टेक ओवर कर लेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं आपकी इजाजत से क्लास साहब, मैंने खुदा ना खास्ता ये नहीं कहा कि मुझे उम्मीद है इस जुडिशल कमीशन से कि इसमें से कोई नतीजा निकलेगा या इसका कोई कानूनी जो है असरात पड़ेंगे। मेरा ये कहने का मतलब था कि ये आइंदा आने वाले हफ्तों महीनों जो है ये रोज टीवी के ऊपर जो है जब ये नून लीग को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, उन पर बड़े संगीन इल्जामात हैं, तो उसके पाकिस्तान के वोटर पे कहीं ना कहीं असरात पड़ेंगे। अगर इनका बेताशा वोटर बैंक जो वोटर्स हैं उन पे ये सोचने पे वो मजबूर हो सकते हैं। आमिर साहब आपको याद होगा जरदारी साहब पे $60 मिलियन का मुकदमा कब बना था? 1998 में नवाज शरीफ साहब ने बनवाया था।
उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी जीती। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जेल में थे, उन पे इल्जाम थे, आसिफ अली जरदारी साहब पे थे, बेनजीर भुट्टो को इन्वेस्टिगेट करते रहे, स्विस हुकाम क्या हुआ, इस मुल्क के लोगों ने उनको अदालती कमीशन इसी तरह से बनते रहे हैं और यही देखा जाएगा इस मामले में भी कि 2-4 हियरिंग होंगी, इसके बाद नया इशू उठ जाएगा, ये मामला वहीं का वहीं दब जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर मजीद भी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से कबल रऊफ क्लासा साहब की जानिब से ये बात की गई कि अदालती कमीशन बन गया है, 2-4 हियरिंग होगी, इसके बाद मामला दब जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। खबर घुमन साहब, आप किस हद तक इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ऐसा ही होगा, ये बात सिर्फ कमीशन बनने तक महदूद रहेगी? रऊफ साहब ने अभी जो बात की है वो असर खान केस की बात की है। मुझे भी बड़ी अच्छी तरह याद है कि वो एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी निसार साहब ने ये अनाउंस किया था कि हम जनरल मुशर्रफ का ट्रायल करने जा रहे हैं अंडर आर्टिकल 6, और उसी कमीशन में मैंने खुद सवाल किया था कि उस केस के बारे में आप लोगों का गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उन्होंने कहा था कि मैंने बात वैसे कल करनी थी, लेकिन आज आपको मैं बता देता हूँ कि FIA में स्पेशल कमेटी बना दी गई है जो कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स उस जमाने में IGI को हुआ था उसको उसके सारे फैक्ट्स डिटरमिन करेगी। जनरल मुशर्रफ साहब तो आराम से निकल गए, वो केस आप तो लोगों को यही कहना है कि वो वापस नहीं आएंगे जब तक ये गवर्नमेंट है। दूसरी बात, एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा, मैं बैक टू दिस पनामा लीक्स 92 और 94 में जो बात की आमिर मतीन साहब ने, उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट और ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा कि उस टाइम बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर वो कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी कि आपको एक ऑफशोर कंपनी खोलनी पड़ी थी। और सेकंडली, अभी तक ये चीज़ प्रॉपर्ली हाईलाइट नहीं हो रही कि उस जमाने में ये कंपनी बेनामी कंपनी होती थी, वहां पे आपको कोई प्रॉपर्ली अपना नाम, अकाउंट होल्डर का नाम नहीं देना पड़ता था, कंपनी रजिस्टर हो जाती थी। उस बाद में ऐसा हुआ कि 2000 आफ्टरवर्ड्स के वर्ल्ड बैंक और दूसरे इंटरनेशनल जो अदारे थे उन्होंने कुछ लेजिस्लेशन की कि ये जो ऑफशोर कंपनी है इनके प्रॉपर जो ओरिजिनल बेनिफिशरीज हैं उनके नाम दिए जाएं, और ये सारे नाम दिए गए। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो रेज होगा कि बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर वो कौन से हालात थे, वो कौन सी मजबूरियां थी कि आपको पैसा उठा के ऑफशोर कंपनी बनाना अंडर द इंटरनेशनल लॉ कोई बुरी बात नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर बिजनेसमैन अपने ऑफशोर कंपनी बनाते हैं। हमने भी पाकिस्तान के अंदर हत्तार में KPK के अंदर बनाया, लोग इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करें, यहाँ पे आपको हमने टैक्स हॉलीडे दिया हुआ है। इवन ग्वादर के अंदर कंपनी सेटअप करना, बिजनेस करना इज नॉट ए बैड थिंग। सबसे बड़ी बात है कि बीइंग ए पॉलिटिशियन, आप पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक ने आपको कहा है कि आप हमें गवर्नेंस बेहतर दें, और आप अपना पैसा उठा के आप किसी दूसरे मुल्क में जाके फेंक दें, और वो जो टैक्स, उस पे टैक्स एवेजन होगी, जो पैसा कैसे गया, सारी चीज़ें, तो बहुत सारे सवालात हैं। और मैं ये आमिर साहब की इस बात को ये ज़रूर इसको सपोर्ट करूंगा कि ये आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि देखें एक चीज में रखिएगा, 2 साल के बाद इलेक्शन है, और पिछले इलेक्शन और इस इलेक्शन में फर्क बहुत ज्यादा है। मीडिया है, PTI है, और ये लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे और बार बार ये स्टिक करेगी आपको चीज को। ये इनको आप देखें ये किस तरह इस इल्जाम को धोते हैं, धोना तो पड़ेगा, लेकिन इतना आसानी से इसकी धुलाई नहीं। वोटिंग के ऊपर काफी असरात मुरतब होंगे, जिस तरह से आपने ये बात की है। दूसरी तरह अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर 1971, 72 का जिक्र हम लेते हैं और 1993 या 94 तक अगर मैं जाती हूं, तो आज वज़ीर आज़म ने अपनी स्पीच में ये बात की है कि इतने सालों में जो टैक्स अदा किया गया वो 6 अरब से ज़ायद था। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट है, वो आप अपनी स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं आपको, कि इतने सालों में 10,000 समथिंग कुछ रुपए थे जो कि शरीफ खानदान की जानिब से अदा किए गए थे। चूंकि टैक्स के ऊपर इसमें लिटिल करेक्शन करा दूं, उन्होंने 6.5 अरब कर्जे क्या अदा किया, वो उसमें सारे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड ऑल। ठीक है, बिल्कुल वही मैंने कहा था कि मे भी हो सकता है मेरे फिगर्स में कुछ गलती हो। आमिर मतीन साहब, टैक्स के ऊपर चूंकि बात हो रही है, रकम के ऊपर बात हो रही है, आज हमने ये भी देखा कि शरीफ खानदान में तो अपनी फूट नजर आ रही है। मैं गालिबन तहमीना दुरानी साहबा के बयान की बात कर रही हूँ, पर उससे पहले मैं इसका जवाब दूं, मगर ये जो उन्होंने कर्जे भी जो वापसी की ना, वो भी ये जब खुलेगी, मैं जो कह रहा हूँ कि ये क्राइसिस बहुत बड़ा है, और ये वो नहीं है कि इसको यूं करके आप फारिग कर देंगे। वो जो अंडर द कारपेट जो उसे ब्रश ऑफ करना, ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वक्त बदल गए हैं, टाइम्स हैव चेंज्ड। ये वो ज़माना है जब मियाँ साहब पहले हैवी मैंडेट का 90s नहीं है, यहाँ मीडिया बहुत वाइब्रेंट हो चुका हुआ है और यहाँ क्राइसिस जाता ही नहीं है ये। और दूसरा मैं समझता हूँ जो इनका ऑलरेडी रिस्पांस है, ये रवैये हैं नून लीग के कि ये झुंझला गए हैं, कोई लड़ रहा है, कोई ये कह रहा है कि बस इसको डिस्कस ना करें, ये ऐसे नहीं होगा, इनको जवाब देने पड़ेंगे और बहुत सवाल आएंगे। इस पर भी सवाल आएगा क्योंकि ये नेशनल बैंक का लोन था, याद रहे कि रऊफ क्लासा साहब को मुझसे ज़्यादा याद होगा
होगा कि इसको जो है पेमेंट 10-12 साल ये मुकदमा पड़ा रहा, और जब इनकी गवर्नमेंट आई तो उसके बाद से वो 3 बिलियन इत्तेफाक फाउंड्री की जो रकम थी वो उसकी वैल्यू बढ़ के 12-13 बिलियन पे जा चुकी हुई थी। तो उसमें से जो पैसे दिए गए फिर वापस करके दिए गए, और जिस तरीके से अब वो जिनको दी गई वो एक अलग स्कैंडल है। पर और बेताशा इसके अंदर सवाल निकलेंगे, सिर्फ लीगल नहीं निकलेंगे, मॉरल क्वेश्चंस भी तो है। आम आदमी, मैं कह रहा हूँ, इससे असर लेगा। वो ये नहीं क्वेश्चन करेंगे जो कि हर कोई, शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के बच्चे इस मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर जो है उन्होंने कहा 94 में मेरे साहबजादे छोटे वाले गए हुए थे। चलें, बड़े का तो समझ आ जाती है कि उस वक्त 99 में गवर्नमेंट चली गई थी तो उन हालात में चले गए। तो 94 में जो पहले छोटे साहबजादे हैं वो क्यों चले गए थे? और अब जो है ये लोग, हर कोई पूछ सकते हैं कि जनाब आप लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ के इन्वेस्ट करें, आप खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहे। सो इसके अंदर लीगल क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर मॉरल क्वेश्चंस हैं, बट सबसे ज्यादा इस वक्त मैं समझता हूँ इनका एक पॉलिटिकल एक इशू बन गया है, जो कि अभी तक इनके जो रिस्पॉन्सेज है उससे नहीं लग रहा कि इनको एक तो अदराक है कि ये कितना बड़ा क्राइसिस है, दूसरा इसको हैंडल कैसे करना है। वो बड़े झुंझला के वो समझते हैं कि बस इस पर डिस्कस ना किया जाए। माजी में क्योंकि ऐसा ही होता था, वो उस जमाने में ये इस तरह के असूल थे, अखबार चंद होते थे, तो उनको मियाँ साहब क्योंकि बहुत अरसा पावर से बाहर रहे हैं, 1999 के बाद पहली दफ़ा याद रहे कि उन्होंने 2002 की असम्बली भी मिस की, 2008 की भी मिस की। सो 15 साल में दुनिया बहुत बदल चुकी है। उस तरह के 4 न्यूज़ एडिटर नहीं होते जो कंट्रोल करके आप एक इशू को दबा लेंगे। इसलिए ये जो इशू है इसका ये फैसला करेगा 2018 के इलेक्शंस का। बिल्कुल, यानी कि वोटिंग पे असरात तो मुरतब होंगे। और आज ये भी देखा गया कि वज़ीर आज़म की जानिब से 1936 से लेकर 1999 के तमाम सालों की हकीकतें खोलकर सामने रखेंगे। जो बेसिक मामला था ऑफशोर कंपनी से मुतालिक बात करने का वज़ीर आज़म की जानिब से अवॉइड किया गया, उस पर बात नहीं की गई। और इसके साथ साथ तहमीना दुरानी साहबा की जानिब से भी एक बयान दिया गया, उस पर भी तफसील में बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बाकी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन ये बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, अब दोनों ये बड़ी जमातें एक पेज पर आ चुकी हैं। क्लासेस अब आपके जानिब आएंगे। ये दोनों जमातें एक पेज पर आ चुकी हैं। पहले धांधली का शोर था, अब बड़ा सॉलिड इशू है जो तहरीक इंसाफ के हाथ लगा है। नून लीग मुश्किलात का शिकार है। क्या समझते कि तहरीक इंसाफ कितना टफ टाइम देगी? मेरा ख्याल है आप लोग जरूरत से ज्यादा ही खुशफहमी का शिकार हो रहे हैं। ये बात कभी आमिर मतीन साहब कहते होते हैं कि इमरान खान के लिए सियासत जो है ना ये उनकी हॉबी है, ये शुगल है। उन्होंने कुछ ना कुछ जिंदगी में करना था, उन्होंने कहा चलो सियासत करते हैं, फॉलोअर्स भी मिल जाएंगे, फैन भी मिल जाएंगे, नारे भी मिले। इमरान खान साहब को कितनी दफा आपने पार्लियामेंट में देखा है? असल चीज पॉलिटिक्स जो की जाती है, कोई टफ टाइम दिए जाते हैं वो तो पार्लियामेंट के अंदर दिए जाते हैं। इतने सारे इश्यूज इनके पास है। इन्होंने कभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कोई इनके मेंबरान वहां नहीं जाते, इनके वहां पे ये कौमी असेंबली में आपको कोई इनकी कोई तकरीर नजर नहीं आती, सिवाय 1-2 के कोई आपको वहां पे नजर आते हैं। ऐसे पंजाब असेंबली में देख लें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे हम पिट के रह गए कि वहां भी आके एक्टिवेट नहीं कर सके। ये कोई इतनी मेच्योर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मेच्योर जो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके अपने स्केल्टन है वो पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी टफ टाइम दे सकती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी कभी टफ टाइम नहीं देगी, क्योंकि खुद उनके अपने दौर में इतनी मैसिव किस्म की करप्शन हुई है। जरदारी पे केसेस चल रहे हैं, गिलानी साहब पे चल रहे हैं, राजा साहब पे चल रहे हैं, फलां साहब पे चल रहे हैं। वो तो बेचारे इस काबिल ही नहीं है कि उसको टफ टाइम दे सके वहां पे कौमी असेंबली में। इसके पास कैपेसिटी का इशू है। इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, उसके बाद ये बैठ जाएंगे। सवाल ये है जो हमारे यहाँ एक अभी आमिर मतीन साहब बार बार 2018 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं आपको शर्तिया कह रहा हूँ, ये मेरा व्यू है। पाकिस्तान में करप्शन मोरालिटी की बुनियाद पे वोट नहीं डाला जाता, भूल जाएं आप। हो सकते हैं कुछ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है जो थोड़ा सा फील करता है कि यार इस मुल्क में कुछ अखलाकियात होनी चाहिए, कोई थोड़ी सी रूल्स ऑफ ये गेम्स होने चाहिए, कुछ अच्छे लोगों को वोट देना चाहिए। वो यकीनन एक छोटी सी यहाँ पे आप कह सकते हैं माइनॉरिटी मौजूद है, वो बड़ी हालत में नहीं है। मसलन मैं आपको मॉरल एक दिवालियापन की मिसाल दूं कि राना मशहूद जो है, राना मशहूद जो पंजाब के वजीर तालीम है, ये कैमरे पे पैसे लेते हुए पकड़े गए, पूरी कौम ने देखा है। वो पिछले 2 साल से आपके वजीर तालीम के तौर पर मौजूद हैं और आप ये तवक्को करके बैठे हुए हैं कि वजीर आज़म पाकिस्तान की फैमिली जो है उस पर स्कैंडल आके वो छोड़ देंगे और वो रिजाइन कर देंगे, वो क्विट कर देंगे। तो ये पाकिस्तान का मोरालिटी देखें, वही हम यहाँ चैनल जो हैं, हम मीडिया के लोग हैं, वही
और आपकी सिविल सोसाइटी राना मशहूद को बुलाती है, वो वहां पे आते हैं, चीफ गेस्ट बनते हैं, बच्चों में इनामात आके तकसीम करते हैं, फीते काटते हैं और टीवी पे बैठ के उनका फुटेज चलता है। ये मोरालिटी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। ये बार बार जो हम कहते हैं ना कि शायद इसकी इन्वेस्टिगेशन से कुछ चेंज आ जाएगी, मैंने जैसे आपको बताया ISI असगर खां केस में बकायदा वहां पे साबित हुआ है कि किस किस सियासतदान ने पैसे लिए हैं। उसका क्या नतीजा निकला? 3 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। वही नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है जिन पे ये सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि उन्होंने पैसे लिए। तो ये बात आपके मेरे लिए ठीक है, इंटेलेक्चुअल बहस है, डिबेट है, हम भी कर, अदरवाइज लोग उन्हें वोट फिर भी इन्हीं को देना है, ये देख लेंगे आप, या पीपल्स पार्टी को देंगे या इनको देंगे। बिल्कुल कैसर साहब, अभी आपने असगर खान केस की भी बात की है, तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक आपने बात की है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने तो ये डिसाइड कर लिया है कि 7 अप्रैल को कौमी असम्बली का जो इजलास होगा उसकी कार्रवाई मुअत्तल करवाई जाएगी और पनामा लीक्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर बात की जाएगी। खबर साहब, आपकी तरफ में आऊंगी। ये जो सूरत हाल है इस वक्त, दोनों बड़ी जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, एक पेज पर आ गई। आपने क्लासा साहब का भी सुना कि उनकी जानिब से क्या कॉमेंट दिया गया। आप इत्तेफाक करेंगे कि आया ऐसा ही होगा, तहरीक इंसाफ को करने के लिए कोई काम चाहिए था, उन्हें ये काम मिल गया है और जो मकबूलियत है नून लीग की वो कम नहीं हो सकेगी? मेरे ख्याल में जो रऊफ क्लासा साहब ने पॉइंट रेज किया उसको इमरान खान उसकी पार्टी ने शायद ना आज इवनिंग में उसको रियलाइज कर लिया है और आज उन्होंने स्पेशली एक प्रेस रिलीज में अनाउंस किया है कि 7 तारीख को इमरान खान नेशनल असम्बली जा रहे हैं और वहाँ पे खिताब करेंगे और इस इशू पे सारी बात करेंगे। वो क्लासा साहब का पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि ये आपके पास फोरम थे, नेशनल असम्बली, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वहाँ पे जाके आप शोर शराबा करें, बात करें, इश्यूज पे बात करें, लोगों को आप इन्फॉर्म करें कि दीज आर द रियल इश्यूज। देखिए, जो मेरा इसमें एक आर्गूमेंट वो ये है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब से PMLN गवर्नमेंट में आई है। इससे पहले देखें PTI जो एक उसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन चल रही थी, प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, वो फॉर ए सर्टन काज थी, उनके साथ ज्यादती हुई, इलेक्शन में रिगिंग हुई, उसका एक कमीशन बना, सारा हो गया। पीपल्स पार्टी और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल साइड पे रही। उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज के एक बहुत बड़ा इशू आ गया है उनके हाथ। ये नेशनल लेवल का इशू है जिसमें अब पता चलेगा कि वाकई ये कुछ सियासत करना चाहते हैं कि या कि सिर्फ जिस तरह क्या क्लासेस आप कह रहे हैं कि पास टाइम है, या कि वाकई की लोगों का एक कंसर्न है कि इस मुल्क की दौलत किसी दूसरी जगह पे गई, एक दूसरी जगह पे जाके इन्वेस्ट कर दी गई, जो किसी भी एक मुहज़्ज़ब मुआशरे के लिए बहुत बड़ा एक कंसर्न है। आज एक कॉलम में पढ़ रहा था कि अगर ये पता चल जाए कि प्रेसिडेंट ओबामा या उसकी फैमिली में से किसी बंदे ने को बाहर ऑफशोर किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ की जो उनकी कांग्रेस है उसको किस तरह रिएक्ट करेगी, उनकी पब्लिक किस तरह रिएक्ट करेगी। तो ये इशू बहुत ज़्यादा, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए आई मस से ये हम भी जा रहे हैं, कवर कर रहे हैं, देखना पड़ेगा कि क्या वाकई वो इसको सीरियस ले रहे हैं कि या बिल्कुल वही चलेगा, बस आए बैठे गपशप की और बात खत्म। मैं माजरत के साथ बात देना चाहूँगा कि मुझसे ज़्यादा जो है रऊफ क्लासा साहब, आपको ये ताना सुनना पड़ता है कि आप हर वक्त जो है करप्शन की बात करते रहते हैं, अरबों खरबों की बात करते हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। बट एट द सेम टाइम आपको पता है एक बहुत बड़ा तबका जो है जो हमें दिन रात ये भी सोशल मीडिया पे फीडबैक देता है कि नहीं जनाब फ़र्क पड़ता है। लार्जली यस, पाकिस्तान का जो इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम है वो थाना कचहरी पे नून लीग भी और जो है पीपल्स पार्टी सिंध में उस पर वोट लेती है, जो उन्होंने जकड़ के रखा है सिस्टम को कि थानेदार डरा के रखता है, खुद ही छुड़वा देता है। मगर मैं समझता हूँ एक स्विंग वोट है और एक क्लेमर है, ना सिर्फ कि हमारे मुल्क में, दुनिया भर में ये तब्दीली आ रही है कि करप्शन एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। और इसके बाद मैं समझता हूँ दुनिया भर में, आप वहाँ पे हमारे से ज़्यादा देख रहे होंगे कि बहस चल रही है कि जनाब ये मनी लॉन्ड्रिंग लॉज बदलने होंगे, बैंक ठीक करने होंगे। तो दिन ब दिन ये बड़ा इशू बनता जा रहा है। और जब सिटिंग गवर्नमेंट को रोज़, मैं समझता हूँ इस पर वो डिफेंसिव पे हैं, दे आर इन अ वेरी टाइट कॉर्नर जहां पे रोज इल्जाम लगे होंगे, रोज वो जवाब दे रहे हों। इसकी मॉरल इशू नहीं बढ़ेगा, कानूनी भी है। फॉर एग्जांपल मरियम बीबी जो कि इस वक्त वर्चुअली नवाज शरीफ साहब की जानशीन आ चुकी हुई हैं, इस पे उन पे क्वेश्चंस आएंगे कि जनाब एक तो उन्होंने ये कहा कि वो एक कंपनी की थी, दूसरा उनके बड़े बेटे टैक्स पेयर्स नहीं है, ये तो टैक्स पेयर थी, यहाँ पे इन्होंने क्यों नहीं डिक्लेयर किया। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सफदर साहब जो इनके हस्बैंड हैं, उन्होंने एज अ पार्लियामेंटेरियन अपने स्पाउस के एसेट्स डिक्लेयर करना, उनकी सीट जा सकती है। अभी रिसेंटली एक सीट डी सीट एक साहब MNA हुए सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि उन्होंने डिक्लेयर अपनी डिक्लेरेशन प्रॉपर नहीं की थी। सो मैं समझता हूँ उसकी कानूनी मुज़बरात भी हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल भी हैं। सो इतनी आसानी से इस क्राइसिस को हम रद्द नहीं कर सकते हैं। रिगार्डलेस, वो मैं बता रहा हूँ, रिगार्डलेस कि इस कमीशन का आउटकम क्या निकलेगा, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर का 2 दिन के बाद, पनामा लीक्स के रिलीज होने के बाद 2 दिन के बाद
नेशनल टेलीविजन पे आके एड्रेस करना और लोगों को ये बताना कि देखिए मेरे मुल्क मेरे खानदान ने इस मुल्क के लिए क्या क्या किया, हमारा कारोबार ने कितना सफ़र किया, लेकिन फिर भी हमने इस मुल्क को इतना पैसा दिया और हमारे साथ ये ज्यादती हुई, और जिनकी वजूहात पे हम बाहर गए, तो प्रेशर बिल्ड हो रहा है इंटरनेशनली, नेशनल लेवल पे। तो सवालात तो बहुत ज्यादा हैं और उनके जवाबात आने वाले दिनों में इनको देना पड़ेंगे। आमिर साहब, मैं जो आप बात कह रहे हैं ना कि दबाव आ रहा है, दबाव आता है आइसलैंड जैसे मुल्कों में जो जिंदा लोग होते हैं। मुझे आप बता दें, आज चौथा तीसरा दिन है, पाकिस्तान में कुछ 10 लोग भी पीसफुल तरीके से सड़क पे हैं। 10 लोग बता दें किसी शहर में जो निकले हों प्ले कार्ड लेके और उन्होंने मुजाहरा करने की कोशिश की हो पीसफुल, कोई आपको नजर आया है? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे जिंदा कौमें होती हैं, जिंदा लोग होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। किसी ने नहीं बुलाया था आइसबर्ग में, सारी वहां पे आइसबर्ग में कहा कि आप बह रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं, मैं कहता हूँ इमरान खान को आज उनको कॉल देनी चाहिए थी पीसफुल ये डेमोन्स्ट्रेशन की, पाकिस्तान का नाम। मैं कह दूं कि वो लोग सड़क पे नहीं आए, मगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो है टेलीविजन पे 2 दिन के अंदर आ गए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन साहब आपकी बात से मैं भरपूर इत्तेफाक करूंगी कि जिंदा कौमें वो होती हैं जो भरपूर तरीके से रिएक्ट करती हैं, और इमरान खान साहब को भी जो हर वक्त धरने और एहतजाज की बात करते हैं, उनको भी इस वक्त पीसफुल तरीके से मंजर-ए-आम पर आना चाहिए था। ख़ावर घुमन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। आमिर मतीन साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। रऊफ क्लासा साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। सवाल अपने देखने वालों के लिए छोड़े जा रहे हैं कि जमहूरियत पर फख्र करने वाले हुक्मरान खुद कब जमहूरी पैरवों की पैरवी करेंगे? एक छोटा सा सवाल अपने देखने वालों के लिए। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।